नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र का एजेंडा कार्य मंत्रणा समिति ने तय किया। दिवंगत हुए विधायकों को पहले दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधायक सुरेंद्र सिंह जीना, पूर्व डिप्टी स्पीकर अनुसुईया प्रसाद मैखुरी और पूर्व विधायक सुंदरलाल मंद्रवाल, कृष्णचंद पुनेठा को श्रद्धांजलि दी जाएगी और तेजपाल पवार को भी पहले सत्र में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में अनुपूरक बजट समेत 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण विधेयक किया जाएगा पेश। उसके बाद भू राजस्व अधिनियम संशोधन विधेयक सदन में पेश किया जाएगा और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल का बयान है। शीतकालीन सत्र को लेकर 22 दिसंबर को फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। विपक्ष की सदन बढ़ाने की मांग पर समिति की बैठक बुलाई गई है। कारण है उसमें कल पहले दिन जो हमारे बीच में रहे, अभी तक हमारे भाई सुरेंद्र सिंह जीना जो हमारे विधायक 3 बार रहे, और इसके अलावा 4 पूर्व विधायक जिनका इस दौरान उनकी मृत्यु हुई। कारण है उसमें कल पहले दिन जो हमारे बीच में रहे, अभी तक हमारे भाई सुरेंद्र सिंह जीना जो हमारे विधायक 3 बार रहे, और इसके अलावा 4 पूर्व विधायक जिनका इस तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र हंगामे के आसार हैं। पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जानी है। श्रद्धांजलि के बाद की कार्यवाही हंगामेदार रहने के विपक्ष ने संकेत दिए हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा की बैठक हुई। स्पीकर और सरकार ने विपक्ष से शांतिपूर्ण सदन चलाने की अपेक्षा जताई है। विपक्ष का साफ कहना है कि वे 3 दिन के सदन से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। कृषि, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दे विपक्ष के पास हैं। तो इस बार शीतकालीन सत्र जिसकी शुरुआत होगी उसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि काफी हंगामेदार होने वाला है इस बार ये शीतकालीन सत्र। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार। पहले दिन सदन में दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जानी है और उसके बाद कार्यवाही हंगामेदार रहने के विपक्ष ने संकेत भी दिए हैं। किया जाएगा। यदि आप जो जन समस्याएं उन्हें उठाने का अवसर देंगे तो आपको जरूर सहयोग किया जाएगा। हर बार ये लाइन पूछी जाती है, हर बार हमारा यही जवाब होता है। ये कार्य मंत्रणा की बैठक में ये पूरा एक चार्ट इन्होंने दे रखा है जिसमें सप्लीमेंट्री बजट आएगा। 5-6 विधेयक हैं जिनको अभी उन्होंने नहीं इसमें लिखा है, लेकिन सप्लीमेंट्री बजट का मतलब हुआ कि जहाँ कहीं पैसे की कमी है तनख्वाह बांटने या अन्य कार्यों में उसे स्वीकार किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट आवश्यक भी होता है। यदि पूरे बजट का पैसा समाप्त हो गया होता है तो सप्लीमेंट्री बजट में जिस तरीके से निर्णय लिया गया उससे मैं असहमत हूँ। हमारा कहना ये है कि कार्य की संसदीय परंपराओं के अनुरूप जो है सदन की जो दिवस हैं वो बढ़ने चाहिए। हम चाहते थे कि कम से कम जो है शुक्रवार तक जो सदन रहे, लेकिन सरकार उसमें असहमत है। तो इसलिए जो कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ कि हम 22 को फिर बैठेंगे। देहरादून से खबर है जहां पर विपक्ष का सामना करने के लिए सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है। कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में विपक्ष की चुनौती खड़ी है। विपक्ष को जवाब देंगे संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक। कोविड से लेकर दूसरे सभी मामलों में विपक्ष को सरकार जवाब देगी। दलीय नेताओं की बैठक में विपक्ष से सहयोग की अपील की है कौशिक ने, और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। ये तमाम बातें कौशिक ने कही। तो दलीय नेताओं की बैठक में विपक्ष से सहयोग की अपील भी की गई है। कोई सवाल उठाएगा तो उसका हम जवाब देंगे। कोविड में हमने अब तक क्या क्या काम किया है। बाकी कोविड की गाइडलाइन के अनुसार माननीय अध्यक्ष जी ने जो निर्देश दिए हैं, सरकार ने कहा कि हम उसका हमारे विधायक अक्सर से पालन करेंगे। पहला यही एजेंडा। तो सुभाष बर्थवाल इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। धन्यवाद। सुभाष जी, जिस तरीके से अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, 3 दिन का ये सत्र होगा, लेकिन विपक्ष इससे असहमत है और काफी हंगामेदार ये सत्र होने वाला है। इसके संकेत भी अभी से दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विधानसभा सत्र जो सरकार का अपना कामकाज होता है जिसमें
और किसी प्रकार के विधेयक, किसी प्रकार के अध्यादेश इत्यादि के संदर्भ में किसी नीति पर जो है और वो पास किए जाते हैं। तो बात ये है कि जो हाउस बिजनेस जो तय किया गया होगा उसी के अनुसार जो है विधानसभा सत्र आहूत किया गया है और विपक्ष स्वाभाविक तौर पर जो है प्रश्न करने के लिए जो है अधिकारी होता है और वो तमाम मुद्दों पर जो है जो हाउस के सामने होंगे उन पर टीका टिप्पणी और जो है सवाल खड़े कर सकता है। और जाहिर है आज के लोकतंत्र में उसे आप हंगामा भी कह सकते हैं। तो ये तो एक लोकतांत्रिक जो है तरीका है, इस प्रकार सदन और पक्ष विपक्ष इस प्रकार से अपना जो लेकिन सुभाष जी, विपक्ष का आरोप है कि सरकार भागने की कोशिश कर रही है जवाबदेही से, इसलिए सिर्फ 3 दिन का सत्र रखा है। तो विधानसभा सत्र क्यों आहूत करते? अगर सरकार की मंशा ही नहीं होती तो फिर आहूत करने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर तो कह दिया जाता है साहब कोविड है और कोविड में जो है विधानसभा का सत्र नहीं हो सकता है। तो विधानसभा का सत्र बाकायदा हो रहा है, उसका बिजनेस तय किया गया है, उस पर ठीक। सुभाष जी, जान लेते हैं सूर्यकांत धस्माना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका सूर्यकांत जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी धन्यवाद। जी सूर्यकांत जी, अब सत्र की शुरुआत होने वाली है कल से, 3 दिन का सत्र है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि सत्र बहुत छोटा है, लेकिन वहीं पर अभी हमारे साथ सुभाष जी भी जुड़े हैं। उनका कहना है कि अगर हमें जवाब देना ही ना होता तो हम सत्र रखते ही नहीं, लेकिन हम तो सत्र रख रहे हैं। बहुत एहसान, बड़ी कृपा है साहब। 2-2, 3-3 दिन का सत्र जो है लगातार पिछले 3 सत्रों से 4 सत्रों से 2 दिन 3 दिन 1 दिन का सत्र हो रहा है। कभी सरकार को ठंड लग जा रही है, कभी सरकार गैरसैंण से भाग के आ जा रही है और कभी मतलब आप ये लगाइए कि आज राज्य के इतने ज्वलंत विषय जिन पर चर्चा होनी चाहिए। राज्य में बेरोजगारी में हम पूरे देश में सबसे टॉप में पहुंच गए। 22.3 की दर से हम बेरोजगारी में पूरे देश के अंदर सबसे ऊपर हैं। महंगाई का सवाल हो, राज्य में ठप पड़ा हुआ विकास का सवाल हो, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात इस समय कोविड में बद इंतजामी के रहे हैं, 86,000 की संख्या पहुंच गई है और 1400 से ज्यादा लोग यहाँ राज्य में मर गए हैं जी। पूरे देश के अंदर तीसरा नंबर है संक्रमण में हमारा उत्तराखंड का। इन सारे विषयों पे चर्चा होनी थी। पूर्व सैनिक कर्मचारी कल्याण बोर्ड के सवाल पे चर्चा होनी थी। ठीक है सुभाष जी, सुन रहे हैं आप? सुन रहे होंगे तो जवाब दीजिए सुभाष जी। नहीं तो चर्चा से किसने रोका है? स्वाभाविक तौर पर जब जो है विधानसभा का सत्र आहूत होगा, प्रश्नकाल होगा, जो तमाम चीजें हैं, अगर विपक्ष के मित्रों को ये सवाल भी खड़े करने होंगे तो उनको रोकता कौन है साहब? विधानसभा के पटल पर आकर तमाम के तमाम लोकतांत्रिक हथियार जो है विपक्ष के पास हैं। और कहिए ना आप, 3 दिन का सवाल है, सत्र तो जितना कामकाज जो है वो सरकार के सामने होता है उसी के आधार पर दिन तय होते हैं, आवर्स तय होते हैं, जो है विधायकों की तरफ से प्रश्नावलियां आती हैं उसी के आधार पर जो है समयावधि तय होती है। लेकिन इससे भी इतर जो है जो आपका जो है विधायिका में जो विधानसभा के अंदर जो कार्रवाई है उसमें किसी को कोई रोकता थोड़ी ही है। ठीक है, ये बात अलग है कि अन्य विषय भी उसमें खड़े किए जाते हैं और कई बार उसका संज्ञान लेकर उस पर चर्चा भी कराई जाती है। कई बार जो है कोई जबरन बाधा उत्पन्न करते हैं तो अध्यक्ष जो है उस पर अपने ठीक। सुभाष जी, हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एसके कलेर भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका कलेर जी न्यूज़ 1 इंडिया पर। थैंक यू जी, थैंक यू। कलेर जी, कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, 3 दिवसीय है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी सबसे पहले तो मैं। ये देखिए, जैसे जो गवर्नमेंट के झगड़े और इनकी केंद्र के मंत्री भी कह रहे हैं, हम तो ये चाहेंगे कि इनको अपने अपना सुधार करना चाहिए, कुंभ घोटाले में। निशंक जी ने खुद कहा है कि जो मैंने सोचा था उस तरीके से ये काम नहीं हो रहा, उसकी चीजें नहीं हो रही। तो इन चीजों का जनता भी विरोध कर रही है और आने वाले समय में इनका डट के विरोध कर रही है। एसके जी, इस वक्त हमारे साथ सुभाष बर्थवाल जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मेरा एसएस क्लियर है नाम, हमेशा जी। एसके जी, आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पा रही है मुझे, आप एक मेरा नाम एसएस क्लियर है मैम जी। एसएस क्लियर है उनका नाम जी। कलेर जी, हमारे साथ इस वक्त सुभाष बर्थवाल जी भी जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं। तो सुभाष जी, आपने सुना ही होगा कि क्या कह रहे हैं कलेर जी। मैं उनकी आवाज नहीं सुन पा, जरा आप बता दीजिए मेरे को क्या कह रहे हैं। देखिए, ये विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहा है कि आपने जो 3 दिन का वक्त दिया है ये बहुत कम है तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए।
और कहीं ना कहीं आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मात्र 3 दिन का 2 दिन का वक्त देकर चीजें निपटा देते हैं। नहीं, नंबर एक तो ये है कि हम अगर बचने का प्रयास करते तो फिर हम इसको आहुति नहीं करते। हमारे पास तो अच्छा बहाना था कि साहब कोरोना भयंकर तरीके से बढ़ रहा है, लोगों की स्वास्थ्य का मामला है, इसलिए जो करते नहीं। हमने किया है बाकायदा जो। तो सूर्यकांत जी भी तो यही बात कह रहे हैं। सूर्यकांत जी ने अभी कहा ये बात कि देश में तीसरे नंबर पर उत्तराखंड आ गया कोरोना के मामले को लेकर, इस पे एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मात्र 3 दिन का वक्त देकर तमाम मुद्दों को निपटाने के लिए कह दिया गया है, तो ऐसे कैसे होगा? नहीं, आप करिए ना चर्चा। आप जो है कौन रोकता है? जो है आप बताइए, जब सत्र चल रहा होगा तो किसी को कोई जो है चर्चा करने से, सवाल करने से कोई रोक सकता है क्या? अब अगर आप ये चाहेंगे 3 दिन केवल जो है कोविड पे ही चर्चा होती रहे और अन्य चीजें न हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। 3 दिन में बहुत सारी चीजें होती है, 3 दिन में इतने आवर्स होते हैं और इतना समय होता है कि आप बहुत सारी चीजों आप कीजिए चर्चा। आपको कौन इनकार कर रहा है उससे? सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? सूर्यकांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? 3 दिन का वक्त बहुत होता है चर्चा के लिए। छोटा प्रदेश है, इस प्रदेश में हाउस बिजनेस जो है कम होता है और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो कम है, जो बिजनेस जो हाउस के सामने होनी चाहिए। और इसी आधार पर जो है उसका एक प्रक्रिया है जिसके तहत जो है तय होते हैं कि कितने आवर्स जो है दिए जाएंगे, कितने आवर्स में हमारा जो है काम निपटारा हो जाएगा, काम का जो भी अध्यादेश आने हैं, बिल आने हैं, जो भी जो है चर्चा पर चर्चा होनी है, और उसी के आधार पर तय होते। उससे इतर और उससे फालतू समय जो है विधानसभा का आहूत करने का कोई औचित्य नहीं। तो यानी कि सुभाष जी, आपका कहना लगता है हमारा संपर्क तो टूट गया है सूर्यकांत जी से और साथ ही एसके कलेर जी से, यानी कि आपका कहना है जो 3 दिन का वक्त दिया गया है सत्र के लिए वो इनफ है तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, यानी कि विपक्ष फालतू में मुद्दा बना रहा है। जी, उसका इसलिए होता है कि जो भी कामकाज जो है होना होता है, जो आवश्यक जो है अन्य मंत्रालयों के, विभागों के, या जो है जो नीतियां जो है सरकार की हैं, कोई बिल आना है, अध्यादेश आना है, किसी तरह के किसी मुद्दे पर चर्चा होनी है, तो उसका एक तय कर लिया जाता है कि ये सारी चीजें कितने समय में होंगी। तो जितने भी विधेयक प्रस्ताव लाने वो तो सरकार लाएगी, लेकिन विपक्ष भी तो अपना स्टैंड लेगी ना, वो भी तो तमाम मुद्दों को लेकर उसको भी तो पूरा टाइम चाहिए, पूरा वक्त चाहिए। सूर्यकांत जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया। चलिए सुभाष जी, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो कल से शुरुआत हो जाएगी शीतकालीन सत्र की। तो एसके कलेर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है कि 3 दिन का सत्र है, समय बहुत कम है, मुद्दे बहुत सारे हैं, कृषि, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, लेकिन 3 दिन के समय में क्या इन सारे मुद्दों पर चर्चा हो पाएगी? विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हालांकि सरकार ये बात कह रही है कि 3 दिन का वक्त काफी होता है इन मुद्दों पर चर्चा के लिए, विधेयक लेकर आने हैं, प्रस्ताव लेकर आने हैं, तो ये समय काफी है। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि जो ये सत्र है काफी हंगामेदार हो सकता है। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र ने सत्र से जुड़ने की इच्छा जताई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत और स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की बात हुई। शीतकालीन सत्र में वर्चुअल जुड़ने की इच्छा जताई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने स्पीकर ने सीएम को वर्चुअल जोड़ने की तैयारी के निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें आपको, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए और आइसोलेट वो इस वक्त है, उन्होंने इच्छा जताई है कि वो शीतकालीन सत्र से जुड़ना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल से बात भी की, जिसके बाद शीतकालीन सत्र में वर्चुअल जुड़ने की इच्छा उन्होंने जताई। स्पीकर ने, यानी कि स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम त्रिवेंद्र रावत को वर्चुअल जोड़ने की तैयारी के निर्देश भी दे दिए हैं। तो फ़हीम तन्हा, रेजिडेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जुड़ना चाहते हैं शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में और उन्होंने बात भी की है स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल से। क्या कुछ बातचीत हुई और किस तरीके से वो जुड़ेंगे? वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, तो यानी कि 3 दिन सत्र में वो शामिल रहने वाले हैं। फिर देखिए, मुख्यमंत्री इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और वो आइसोलेशन में है, सत्र से जुड़ने की इच्छा सशरीर शामिल नहीं हो सकते हैं और ऑनलाइन जुड़ेंगे तो इसकी व्यवस्था के निर्देश दिए हैं स्पीकर ने। संभवतः इसकी व्यवस्था हो जाएगी और सुबह जब सत्र की शुरुआत होगी तो सीएम सदन के साथ जुड़ेंगे वर्चुअल रूप से ऑनलाइन। वो अपने आवाज से ही सारी कार्रवाई को देख सकेंगे और खुद भी
वो शामिल हो सकेंगे उसमें। और चूंकि कल पहला दिन है तो 5 विधायक जो एक विधायक मौजूदा और 4 पूर्व विधायक दिवंगत हो चुके हैं पिछले दिनों, तो उनको यह मुख्य तौर पर रहेगा। और परसों कार्यक्रम होगा, उसके बाद में फिर कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद आगे तीसरे दिन का और आगे सदन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है इसको लेकर के चर्चा होगी। तो बहरहाल कल हंगामे के तो कम आसार है। जो ये सत्र है 3 दिवसीय सत्र, इसको लेकर विपक्ष पूरी तरीके से असंतुष्ट है। सरकार की बात करें तो वो ये कह रहा है कि ये 3 दिवसीय जो सत्र है वो बिल्कुल ठीक है तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए, क्योंकि विधेयक का पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी दोनों ही बातें कि ऐसे कौन से विधेयक हैं इस बार जो कि पास होंगे, और साथ ही क्योंकि विपक्ष असंतुष्ट है और लगातार मांग कर रहा है कि ये 3 दिवसीय सत्र बढ़ जाना चाहिए, कुछ दिन का और होना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश कर रही है। तो विपक्ष की तरफ से ये आशंका जताई जा रही है कि काफी हंगामेदार ये सत्र हो सकता है, तो कैसी कार्रवाई होगी? देखिए, सदन हंगामेदार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल पहला दिन है, कल श्रद्धांजलि दी जानी है विधायकों और पूर्व विधायक दिवंगत हुए उनको, तो इसलिए कल तो हंगामे के आसार कम है सदन के अंदर। लेकिन कांग्रेस ने सदन के बाहर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने की घोषणा की है, तो कल सदन के बाहर जरूर विपक्ष का हंगामा हो सकता है। रैली निकालने की तैयारी है कांग्रेस की। सदन के अंदर हंगामा नहीं होगा, इस तरह की संभावना है। कल श्रद्धांजलि दी जानी है। और दूसरी बात संतुष्टि की है विपक्ष की, तो साफ तौर पर कहना है कि 3 दिन का सत्र है, ये कम है। पहला दिन तो श्रद्धांजलि सभा में चला जाएगा। परंपरा ये है कि कोई विधायी कार्य नहीं होता है जब श्रद्धांजलि दी जानी होती है किसी सदस्य को। तो बाकी आगे के 2 दिन बचते हैं, उसको अनुपूरक बजट पेश होना है, पास होना है। इसके अलावा 4 विधेयक भी हैं और वो संशोधन विधेयक हैं, वो पास होने हैं। तो इसलिए कम है दिन और सदन आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो बहरहाल सरकार ने जो जाहिर किया है वो ये किया है कि सदन अभी जो जितना निर्धारित है कामकाज के हिसाब से उतना है, लेकिन आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, ये जो विपक्ष की मांग है इसको लेकर के 22 दिसंबर को फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी एजेंडा सेटिंग के लिए, एजेंडा तय करने के लिए। और आगे का 1 दिन का ही रखना है, 23 तारीख का, ही आगे और बढ़ाना है जैसे कि विपक्ष की मांग है, इसको लेकर के फिर उस पर चर्चा होगी। तो बहरहाल अभी कह सकते हैं कि विपक्ष की मांग यथावत है और सरकार के पास जितना कामकाज है उस हिसाब से 3 दिन का अभी फिलहाल सत्र रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से खबर, जहां पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का सरकार पर तंज। मनीष सिसोदिया ने राज्य सरकार को कहा हाइब्रिड सरकार तो बीजेपी की है लेकिन मंत्री कांग्रेस की ही है। दिल्ली में 5 सालों के काम के आधार पर फिर से सरकार बनी है और उत्तराखंड की सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई। राज्य में कांग्रेस बीजेपी की मिलीजुली सरकारें बनती रही हैं। तो मनीष सिसोदिया ने सरकार को एक बार फिर से घेरा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य सरकार को हाइब्रिड सरकार उन्होंने कहा, और साथ ही कहा कि सरकार तो बीजेपी की है लेकिन मंत्री कांग्रेस की है। दिल्ली में 5 सालों के काम के आधार पर फिर से सरकार बनी है। उत्तराखंड की सरकार जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई है। राज्य में कांग्रेस बीजेपी को राज्य में कांग्रेस और बीजेपी की मिलीजुली सरकारें बनती रहती है। ये तमाम बातें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तराखंड सरकार पर तंज कसते हुए कही। आज उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 60वां जन्मदिन है। सुबह से ही उत्तराखंड के मुखिया को फोन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सीएम त्रिवेंद्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे परिवार के साथ होम आइसोलेशन में है। लेकिन इस दौरान भी सीएम वर्चुअली अपने चाहने वालों के साथ जुड़े रहे। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से अपनी पहचान बनाने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम समेत उनका पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद वो होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन जन्मदिन के मौके पर वो अपने चाहने वालों के साथ वर्चुअली जुड़े। सीएम के जन्मदिन के अवसर पर डोईवाला में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने अपने समर्थकों को वर्चुअली संबोधित किया। ये कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है
इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और अपने चुनाव में डोईवाला विधानसभा क्षेत्र की जनता से वायदा किया था कि मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को किसी से आंख मिलाने में संकोच हो। मैं आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमने शुरुआत से जो शुरुआत की थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत आज सियासत के शिखर पर है, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। 20 दिसंबर 1960 को पौड़ी गढ़वाल के खैरासेन गांव में फौजी परिवार में जन्मे त्रिवेंद्र सिंह रावत 19 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए थे। कई साल तक उन्होंने संघ से जुड़कर समाज सेवा की। संघ के प्रचारक से लेकर सीएम तक के सफर में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। सीएम त्रिवेंद्र 2 दशकों तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और उस दौरान वो उत्तराखंड और बाद में राज्य के संगठन सचिव रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट से 3 बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। वो पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने थे। वो 2007 से 2012 तक उत्तराखंड के कृषि मंत्री रहे और साल 2017 में जब बीजेपी ने उत्तराखंड में प्रचंड जीत दर्ज कर इतिहास रचा तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के हाथ में राज्य की कमान दी गई। पिछले करीब 4 साल में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में विकास के नए आयाम गढ़े हैं और आज अब पूरा उत्तराखंड अपने मुखिया का जन्मदिन मना रहा है, तो न्यूज़ 1 इंडिया भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने और उनके दीर्घायु होने की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।